बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कल के लाहौर के जलसे के बाद पीडीएम के सरबराह इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मेन नुकात या मुतालबत पेश किए गए हैं वो इस तरह हैं कि हुकूमत 31 दिसंबर तक मुस्तफ़ी हो जाए, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, वरना हम 1 फरवरी का जो सरबराह इजलास है उसमें लॉन्ग मार्च की तारीख उन्होंने दे दी है। वजह यह है कि इस पर हम बात करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में जब कोई तहरीकें चलती हैं और पाकिस्तान की जो छोटी सी उम्र है 72 साल की, इसमें कई दफ़ा अपोजिशन के इत्तेहाद बने हैं। MRD बनी, PNA बनी है, तहरीक निजात बनी और फिर लॉन्ग मार्च बने। उसमें एक चीज़ वाज़ह रहती है कि जो पब्लिक मोमेंटम बनाने का तरीक़ाकार है कि जलसा 1, 2, 3 और लास्ट जो जलसा होता है वो ऐसा यादगार असरा छोड़ता है कि हुकूमत के लिए वो कोई राह फरार बाकी नहीं रहती। लाहौर का जलसा जिसने देखा है लाइव चलता रहा है और टीवी पर भी डिबेट इस वक्त भी जारी है, जहां हुकूमत के बकौल के वो जलसा नाकाम रहा है, जबकि PDM के रहनुमाओं के बकौल कि ऐसा जलसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। लिहाज आसिफ साहब का बयान पढ़ के मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ा जलसा नहीं देखा। कोई 10 लाख कहता है, कोई सरकारी एजेंसियाँ उसको 6,000, 7,000, 10,000 इस तरह करती हैं। दोनों तरफ ही आप ज़्यादा बेहतरीन जज हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहब का एक जलसा मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही था। उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो उनके साथ ही हम भी बैठे हुए थे। तो एजेंसियाँ जो जिसको हम स्पेशल ब्रांचिंग कहते हैं, मुतल्लिका कमिश्नर कहते हैं, पुलिस के अदारा कहते हैं, वो अपने हुक्मरानों को अंधेरे में रखते हैं। वो बहुत बड़ा जलसा था, तो कहा जा रहा था कि 6,000 का मजमा है, 10,000 का मजमा है। 10 से तो किसी ने ज़्यादा नहीं कहा। फिर मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई कि आप खुद जाएं, और मैं मीनार पाकिस्तान में जब गया उस वक्त ये गाड़ियाँ भी कम होती थी, तो मैं पीछे चढ़ता चढ़ता मैं बिल्कुल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहबा के पीछे जा खड़ा हो गया। मैंने मीनार पाकिस्तान की जो इहाते हैं वो आपने देखा कि वहाँ ग्राउंड बने हुए हैं मुख्तलिफ शेप्स में। तो जब मैंने जायज़ा लिया तो मैंने वापस आकर कहा कि ये वो जलसा कमो बेश 1 लाख से कम नहीं है। हुकूमतियों के अपने एक तरीक़ाकार तक कोई भी हुक्मरान सच्ची बात नहीं करना चाहता। दूसरा ये कि भले ये जलसा नाकाम भी अगर हुकूमत के बकौल है तो हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने से किसने रोका है। दूसरा हमारा मौजू जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास किया कि जो शुगर स्कैंडल था, ऑयल स्कैंडल भी था, उसको आप पब्लिक करें। तो कल वफाकी काबीना के इजलास के बाद गालवन वज़ीर आज़म उसकी इजाज़त दे देंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एक दफ़ा तेल की कीमत 25 रुपये फ़ी लीटर तक कम हुई थी, लेकिन तेल किसी को नहीं मिला था। और जो माफिया थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई, जब जो आवाम को कोई फ़ायदा ना पहुँच सका। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर लियाकत तूफ साहब मौजूद हैं और अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे सरदार गौस बारूदी साहब, अपना बलूचिस्तान से साहब का वज़ीर आला हैं, और कमर दिलशाद साहब हैं इस्लामाबाद से, वो सीनियर तजज़ियाकार हैं और साहब का इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 8 को हुआ, उससे पहले 7 को मरियम नवाज़ साहबा ने एक अहम लफ्ज़ बोला जो अब ये बन गया है आग या पार। तो वो अपोजिशन उसको यही समझ लिया कि जलसा आर पार की हमने बात की थी, हुकूमत उसका मजाक उड़ाती है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इतनी सर्दी में इस किस्म का जलसा, इसको बिल्कुल ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जलसा नाकाम था। देखिए, पहली बात तो है अगर आप पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान की तारीख जलसे जुलूसों से भरी पड़ी है, और हमने देखा है कि जलसे जुलूसों से कभी हुकूमतें नहीं गई। हाँ, अलबत्ता आपको याद होगा कि जब हमारे दस्तूर पाकिस्तान में आर्टिकल 52(2)B हुआ करता था, तो यकीनन उस वक्त जो सदर ममलिकत थे वो कुछ ना कुछ इल्ज़ामात लगा कर मुंतखब हुकूमतों को घर भेज दिया करते थे, और पीछे कहा जाता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। वो मैनेज भी की जाती थी जी, एक मखसूस जमात उस वक्त बाकायदा तैयार रहती और बाकायदा किंग पार्टी बनाई जाती थी, और किंग पार्टी के पीछे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हुआ करते थे। ये आज तारीख ने लिखा है, कोई हम जो बात कर रहे हैं कोई नई बातें नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने उन चीज़ों से सबक नहीं सीखा। अब जो लड़ाई है, जो अपोजिशन की 11 पार्टियों
का ये कोई मजमूआ है, इसमें से देखिए 2-3 ही पार्टी बड़ी पार्टी हैं और एक पार्टी तो बाकी हर दौर में ऐसी ही रही है, ऐसी रही है। मतलब कासिम की मिसाल है, वो वन मैन शो होते नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि कल का जो जलसा था हम तो उसे एक नाकाम जलसा समझते हैं, इसलिए कि आप तादाद को छोड़ दें, मैटर करता है कि कौन क्या कह रहा है। अब जिस किस्म की गुफ्तगू मरियम साहबा ने की, बिलावल भुट्टो साहब ने या मौलाना साहब ने, हमें तो यकीन जानिए उसमें से कोई होप नजर नहीं आई। एक तानेबाजी जरूर थी, एक ब्लेम जरूर था। देखिए देखा यह जाता है कि आपके पास फिलॉसफी कौन सी है, नजरिया कौन सी है, विजन कौन सा है, आप मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है आप उसको कैसे लीड करेंगे। ये नहीं है कि हम फलां ऐसा है फलां ऐसा है, ये ब्लेम गेम तो चलती रहती है। ये सारी की सारी आगे से हट जाएं, हम आपके मुज़ाकरात सारी की सारी, ये इकबाल भाई ये सारी की सारी चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप इलेक्शन में हो। जब आप अपोजिशन में हो तो आप एक शैडो गवर्नमेंट होते हैं, आपने आने वाले इलेक्शनों में जीतकर मुल्क की बागडोर संभालनी होती है और एक जिम्मेदार क़यादत इस किस्म की लैंग्वेज संभाल नहीं करती। ये तो यूं लग रहा था कि आप इंडिया की मैं जरा वेलकम कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बड़े सीनियर है। वालेकुम सलाम। कानून साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब बात कर रहे हैं, जरा सुनते भी जाएं फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं। तो जिस किस्म की गुफ्तगू कल हुई तो ऐसे लग रहा था कि आप इंडियन की जो एजेंसीज हैं उनको आप ब्लेम कर रहे हैं। देखिए आप मुसल्लह अफवाज का कोई शक नहीं, एक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ एक कलीदी किरदार रहा है और ऐसी माओं के लख्त जिगर के जनाजे हमने अपने कंधों पे उठाए हैं जिन्होंने मादरे वतन के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, हजारों कीमती जानों को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट से कोई नाराजगी है, आप एक 3 दफा मुंतखब वजीर आजम रहे हैं, तो आपको अपनी पार्टी को कहना चाहिए कि पार्लियामान के फ्लोर पर लास्ट में जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर है उसमें भी उन्होंने बाज तो नहीं आए, हालांकि आपने देखा कि वो कई दफा कल के लीडरों ने थोड़ी सी एहतियात की, मैंने देखा है। जो देखिए कुछ भी हो सकता है। इकबाल भाई गुस्से की हालत में कहे वाले जुमलात के लफ्जों की मेरा ख्याल है कि कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। और मियां नवाज शरीफ साहब अच्छी बात तब थी जब उन्होंने 3rd टाइम ओथ उठाया था, तब वो एजेंडे के तौर पे रखते। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मैं अपने इख्तियारात पार्लियामान को वापस करना चाहता हूं, तो उसके बाद क्या आया था, 18वीं तरमीम आई थी 2010 में। ऐसे ही अगर नवाज शरीफ वाकई सच्चे थे और वो वाकई वो COD पर अमल दरामद करना चाहते थे तो फिर उसको पार्लियामान के को ज्यादा इज्जत देना चाहिए। वोट की इज्जत दो भाई, वोट की इज्जत, किस वोट को इज्जत दो? वो वोट जो हर बार आप लेके आते हैं, आपको तो शर्म आना चाहिए। फिर वो जमातें क्या कह रही थी, किससे कह रही थी, जिन्होंने 40-40 साल 36-36 साल इस सूबे पे हुकूमत की, 3-3 दफा वजीर आजम रहे, किया कुछ नहीं है। और जो अभी आया आप उससे ब्लेम करें। हम ये नहीं कहते वो अच्छा ये अच्छा, हम कहते हैं कि मुल्क को एक लीडरशिप चाहिए, सियासतदान नहीं चाहिए। सियासतदान अपने अगले इलेक्शन का सोचता है, लीडरशिप मुल्क के मसाइल की सोचता है, लीडरशिप मुल्क की तरक्की का सोचता है, लीडरशिप मुल्क की लीडर जो होता है। दोबारा भी हम आपकी तरफ वोट को इज्जत दो और जो जिन्होंने वोट लिए हैं वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनको मत पूछो। हुक्मन कहा गया कि इस्तीफे दो और इस्तीफे नहीं दिए जा रहे। और खबर ये है कि सर पीपल पार्टी को छोड़ दे तो बाकायदा एक पार्टी है। तो अब क्या कहीं ये चीज़ इन्होंने कह के अपने गले में कोई मुसीबत तो नहीं डाल ली कि जो इस्तीफे 8 तारीख को लेने थे, फिर इस जलसे से पहले लेने थे, फिर एक आदमी आ रहा है टीवी पर जो उसने इस्तीफा दे दिया, फिर आज बुलाया गया कि आज सबको बुलाया गया इससे पहले, यानी एक अलग मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की, इस्तीफे फिर भी नहीं आए। तो क्या इस्तीफे जो हैं, क्या मुस्लिम लीग नून का जो माजी है आपके सामने 150-150 बंदा एकदम दूसरी पार्टी में भाग जाता है, तो इनके गले तो नहीं पड़ गए कहीं ये जो अपने MNS को ये इस्तीफे कहते हैं दो, तो वो भी नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि मद्देनज़र तो होना चाहिए मुल्क का मुफाद, और सियासत का अंदाज भी ऐसे ही होना चाहिए कि मुल्क के मुफाद पर फोकस हो। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारे सियासतदान ये आपस की रंजिशों और आपस की रकाबत, और आप कह लें दुश्मनी, रकाबत तो छोटा लफ्ज़ है, ये दुश्मनी तक बात चली गई है दोनों तरफ से। जो हुकूमत है उसको और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है सिवाय करप्शन चोर की रट लगाए हुए हैं, और जो कारकर्दगी है वो सिफर है। महंगाई आप देख लें, मईशत को देख लें। वो जो कहते थे कि हमारे पास 200 दुनिया के माने हुए इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं और वो हमारे आने के 100 दिन के अंदर अंदर मुल्क की काया पलट देंगे, वो नहीं हुआ और वो बिल्कुल गलत बात साबित हुई। जो पॉलिसीज थी वो कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लें, वो भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ अपोजिशन है जिनका अब सिर्फ एक फोकस है कि जी हुकूमत को किसी तरह गिरा दिया जाए,
और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत भी मजबूर हो जाएगी। इतना ज़्यादा आप थ्रेट करेंगे तो उनका फोकस भी इसी झगड़े में आ जाएगा, डिलीवर नहीं कर सकेगी। फिर वो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान के गरीब आदमी का है। हम कहते हैं ना कि गरीब आदमी मुल्क के लिए मेहनत करता है, मुल्क के लिए अनाज उगाता है, मुल्क का मजदूर है। आपकी तमाम इंडस्ट्री जितनी मर्जी टेक्निकल हो चल नहीं सकती जब तक मजदूर काम ना करे। वो मजदूर जो अपना खून पसीना बहाता है वो ठीक है, वो अपने बाल बच्चों के लिए और अपने लिए रोटी कमा रहा है, लेकिन वो जो कौम की खिदमत कर रहा है उसको क्या सिला देते हैं हम? सिला गरीब क्या है? सिला फिर इसका मतलब यह है कि रिएक्शन आया है कि क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत की, जो मैंने शुरू में कहा है कि हमेशा तहरीकों में जो लास्ट जलसा होता है जिस पर बड़ी मेहनत की जाती है, तो वो लोगों ने फिर इससे डिसलिंक किया है ना। बेशक मेहनत की, वो ठीक है, लोग झांसे में आ जाते हैं। लोग जो हैं वो सादा तो होते हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो झांसे में आ जाते हैं और वो इन सियासतदानों की मदद भी वही करते हैं। बात सारी आगे टूटती है गरीब के ऊपर, और गरीब को क्या सिला मिलता है इससे? ये क्वेश्चन है कि हमने गरीब को क्या सिला दिया, इस हुकूमत ने आके गरीब को क्या सिला दिया, अगली हुकूमत जो आने वाली है उसका गरीब के लिए क्या प्रोग्राम है? जो कहते हैं कि हम आ जाएंगे, हम हुकूमत गिरा देंगे, तो आपका क्या प्रोग्राम है गरीब के लिए? क्या कल जो तकरीरें हुई हैं उसमें कोई अवाम के लिए इन्होंने क्या बताया कि हम पहले ये कर रहे थे अब और हम ये करेंगे और ये नहीं कर रहे? ये नहीं, मतलब है ये तो उन्होंने अपना साहब ने कहा कि वहां कोई बात तो हुई नहीं, जो उनकी आस्तीन में जो छुपा हुआ है वो तो उन्होंने जाहिर नहीं किया कि हम कैसे गरीबों को ठीक कर देंगे। मुल्क का सबसे, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौरूसी जमहूरियत है और लोग वल्दियत पर वोट दे देते हैं। ये तब दूर होगा जब एक मजदूर इज्जतदार जिंदगी गुजार सकेगा अपनी मजदूरी से। जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक वो मजबूर है, वडेरों को, सरदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अमीरों को वोट देने पर मजबूर है। एक बात मैं कह दूं इकबाल साहब की इजाजत के साथ, जो कल महमूद अचकज़ई साहब ने अहले लाहौर को ताना दिया ना, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। देखिए अहले लाहौर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए? बिल्कुल, और अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? अगर हम बात करें फिर तकलीफ होगी। अगर आईना उनको दिखाया तो बुरा मान जाएंगे। कमर साहब की तरफ आओ। कमर साहब, आप सुन रहे हैं कि कल का जलसा आपने जो देखा कि क्योंकि इस पर बड़ी ही यानी अपोजिशन को उम्मीदें थी, इस पर वर्क भी बहुत किया गया और आपने देखा साहिवाल डिवीजन जहां आपका भी वो नेटिव इलाका है, तो गुजरावाला अटक से लेके पिंडी और इस्लामाबाद तक भी लोग आए। और ख़ासतौर पर अगर ये लास्ट में ये कहते हैं कि अगर मौलाना साहब के जो गुजरावाला वाक़या हुआ था कि मौलाना की तकरीर के दौरान लोग थे ही नहीं, उन्होंने फिर अपना इंतज़ाम किया। तो ये इस जलसे को आइंदा तहरीक जो चलने वाली है जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, किस तरह देखते हैं आप कि कितनी जान है? जी कमर साहब, अच्छा मेरा लाइन कट गई है, फिर से आप बात कर रहे थे। जी मैं कह रहा हूँ कि जी जो कल का जलसा है, जो सर मैंने ये कहा कि अक्सर होता यह है कि आदमी मोबिलाइज करता है लोगों को, अपनी आवाम को चलते चलते इस नहज पर ले आता है कि वो जज्बात इस तरह हो जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तकरीरें होती हैं कि ये आपके साथ ये जुल्म हुआ है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क नाअहलों के हवाले चला गया है, मुल्क नीचे जा रहा है, इकानमी, यानी लोग आहिस्ता आहिस्ता वो टीचिंग उनकी काउंसलिंग होती है, तो फिर वो लास्ट में कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक कर रहे हैं। तो लाहौर का जलसा जो है, इसके बाद आप किस किस्म की देख रहे हैं कि भाई वाक़यात अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं? जो मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल है, इसमें तो लोगों के मोबिलाइज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कल के जलसे में मैं कहता हूं कि वो अच्छा जलसा था। जिस नंबर की ऐनक आप लगाते हैं उस हिसाब से वो आपको नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल लाख के करीब बंदे तो थे, ये तो अभी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। बात ये है कि ये सूरत हाल इस हद तक कब डेवलप होगी कि उससे हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो, ये देखना है। और इसके लिए ये मौसम ठीक नहीं था, ये मौसम सर्दी थी और लोग ठुठुरी सर्दी में रात के वक्त खड़े होने पे तैयार नहीं थे। ख़ासतौर पे जब हम गरीबों की बात करते हैं, वो तो अब लंडे के कपड़े भी खरीदने के लिए उनकी जेब में पैसा नहीं है। जो उनकी जेब पे बोझ पड़ा है वो तो 200% से ज़्यादा है। तो हम कहते रहे 14% इन्फ्लेशन हुई है, अपने इशारिये और शुमारिये दिखाते रहे दुनिया को, गरीब आदमी की जेब पर जो बोझ पड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या वो इस जलसे के लिए को कामयाब कराने के लिए सारी रात एक टांग पे खड़ा रहे?
मेरा ख्याल है गरीबों ने फैसला किया कि घर जाना चाहिए। देखिए आप चकदे की बात कर रहे थे, उसने यहाँ सिर्फ यहाँ बात नहीं की, आपने देखा कोयटा में नूरानी साहब ने जो बात की वो तो उससे भी आगे बढ़ गए। यानी ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये बल्कि मैंने तहरीक के दरमियान ये इनको तो नुकसान, तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए बाहर से बंदे की जरूरत नहीं है। अचकज़ई साहब की एक MP की सीट है बलूचिस्तान में। नहीं, मैं वही कह रहा था कि देखिए ना, जो 11 जमातें हर एक का अपना अपना बयानिया है। अच्छा से कुछ और बात करते हैं, हमारे बाकी जो बलूचिस्तान के रहनुमा है हमने यकीन उनकी इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन जिस किस्म की वो लफाजी करते हैं, जिस किस्म की वो ब्लेम गेम करते हैं, तो वो झलकता है कि उनके पीछे कोई मुतसबाना सोच है। अदरवाइज आप जब नेशनल लीडरशिप किसी एक एजेंडे पे आती है तो फिर आप नेशनल कॉज को प्रमोट करते हैं। देखिए इकबाल शाह साहब, तारीख बड़ी भरी पड़ी है इन चीज़ों से और तारीख बड़ी जालिम होती है। आपने देखा होगा 1988 में मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहब तशरीफ लाई, 90 में उनकी हुकूमत रुखसत कर दी गई इस बुनियाद पर करप्शन इकरा पर भी मुलव्वस है। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन पर भी यही इल्जाम लगे और ये तवातर के साथ होता रहा। मुझे ये बताइए कि 90 से लेकर अब तक 30 साल हो गए, क्या 30 सालों में कोई जुमले लफ्ज बदले, शख्सियात बदली है? वही कॉन्टेक्ट है, वही ब्लेम गेम है। हम कौम को कहाँ लेके खड़े हुए हैं? एक नया फर्क है, हम तो नेशन ब्लेम फौज की तरफ शिफ्ट हो गया। हम तो देखे ना, हम तो फौज को ब्लेम करना गरीबों को पसंद नहीं है। एक ऐसा इदारा था ये नैरेटिव नहीं चलेगा। बेहतर किया, मुल्क के दिफा को बेहतर किया। अब सारे का सारा इल्जाम किस पे आ गया? क्या नवाज शरीफ साहब को देखे, अगर पीपल पार्टी कहे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है तो बात बनती है। क्या नवाज शरीफ के मुंह से या उसकी औलाद के मुंह से, जिसे वो अपना बाप तस्वर किया करते थे, अच्छा लगता है कि दादा के मुतालिक आप चीजें ऐसी बातें करते हैं? उनको ये बयानिया जेब नहीं देता। इस मुल्क के लोग इतने भूले भाले नहीं हैं कि आपके इन बिरयानी के चक्कर में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पैसे देकर लाया गया था। एक और एलिमेंट मल साहब, आप तो वहां भी ज्यादा कवरेज भी करते हैं और तंजीमों में काम भी करते हैं। ये जो आहिस्ता आहिस्ता मसलन पूरे मुल्क में एक नया एक कल्चर डेवलप हुआ है कि बड़े अमीर और करोड़ अरबपति लोग सारे सियासत में आ गए और वो वर्कर से दूर हो गए। उनके वर्कर का उनका मुआवजा आप नहीं कर सकते। अगर मसलन को अंदरूनी लाहौर से भी इलेक्ट होता है तो वो डिफेंस में जाके अपनी रिहाइश करता है। अगर वो किसी गांव में MN है, किसी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में शेखपुरा में है, वो भी DHA में रहता है, तो मसला ये है कि वो उस पब्लिक से तो वैसे ही दूर हैं। उसका नतीजा निकला है कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां काली काली निकलती हैं और वो लोगों के मसाइल तो है नहीं। ये इस जलसे में मैंने ये भी एक एलिमेंट देखा है कि लोगों की नफरत भी अपने साहब आपने क्या बात कर दी है। यकीन जानिए, पिजोरस के लैंड क्रूजर के 40 गाड़ियों के कीमती गाड़ियों में एक कन्वाय गुजरता है जिसमें मिल ऑनर, लैंडलॉर्ड, पाकिस्तान के एक अमीर तबका बैठा होता है, खुशहाल तबका बैठा होता है, अशरफिया का। क्या वो तब्दीली लाएंगे? अगर तो गरीबों के हाथ में स्टेज होता, कोई गरीब किसान, कोई मेहनत का, कोई लेबर, कोई वो बातचीत कर रहा होता है और कहता है कि हम मिलने छीन लेंगे, हम इत्तेसाल ज़्यादा तबके के खिलाफ बात करेंगे, हम जागीरदाराना निज़ाम खत्म करेंगे, फिर तो बात बनती है। अरे जिन्होंने महंगाई पैदा कर रखी है, जिन्होंने किसान को लूटा है, जिन्होंने मंडियों को तबाह किया है, जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, तो आप उसको क्या बात करने जा रहे हैं? आज अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है, टेक्सटाइल का एक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मौका प्रोवाइड किया है, तो आप उनका काम बंद करने जा रहे हैं ताकि यहाँ भी कोरोना फैल जाए और हमारे यहाँ जो ज़र मुबादला आ रहा है वो भी बंद हो जाए। देखिए कोई शक नहीं है कि हुकूमत, जब देखे एक और मैं आपको बात करना चाहता हूँ, अगर बातें जलसे जुलूसों में होनी है, गली महलों में होनी है, टेलीविजन टॉक प्रोग्राम में होनी है, तो भाई पार्लियामेंट को ताला लगा दो। वो काहे के लिए? वो हमारे टैक्सेस की मनी है ना, अरबों रुपया आप इलेक्शन पे खर्च करते हैं, काहे के लिए? ये एक मैं कहना चाहूंगा कि देखें, अगर कोई शक नहीं, हुकूमत को भी एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। जो पार्लिमानी पार्टीज हैं, एक टांगे की पार्टी है वो आपको लेके आगे पीछे फिर रही है और उसका अपना ये बड़ी बात है कि ये हुआ तो एक दफा इससे पहले भी है। वो नवाब रसूलुल्लाह खान के मुतालिक कहा जाता था कि वो ज्यादा नाम बेशक बड़ा था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर एलिगेशन भी कोई नहीं था, करप्शन को कोई एलिगेशन था। अच्छा, वाकई के एक नॉन इलेक्टेड आदमी के का सहारा लेके क्या उसके पास अफराधी कुव्वत है? क्या वो जल्द से भर सकता है? क्या इसीलिए हमने साथ रखा? पर दूसरा जो मौलवी साहब ने कहा है कि जो लोग तो गरीब के इस्तेसाल करने के जिम्मेदार हैं वो स्टेज पर जब बैठ जाएं तो अवाम किस लिए आए भाई? जी हाँ, यही बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि अवाम का तो एतमाद सिस्टम पर से भी उठ गया ना। क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर तो डिप्टी कमिश्नर भी फैसले करने पे
वो उसके पास इख्तियार नहीं है। वहाँ फैसले वही होंगे जो MPA और MNA और लोकल सरदार कहेंगे। जो बलूचिस्तान और कबायली इलाकों जैसा इलाका है वहाँ पर सरदार का होगा। आप देखिए सरदार ने, अब क्या मिसालें हम दें, आप बंदा सड़क पे खड़ा खड़ा मार दें तो आपको हथकड़ी नहीं लग सकती। आप अदालत में आते हैं, प्रोफेसर को हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया जाता है, और एक कातिल को बगैर हथकड़ी लगाए वडेरे के सूरत में वो पजेरों पे आता है, पेश किया जाता है, बरी होके विक्ट्री साइन बजाते निकल जाते हैं। बगैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपके टाइम देने का। तो बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है ब्रिगेडियर इमरान साहब। अच्छा बताइए कि अब ये मुल्क में यानी अगर वाकई ये यहाँ जमहूरी निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह है, लोग बड़ा इस पर बहस भी करते हैं कि होना चाहिए, चलो होना भी चाहिए कि कहते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि यही हमारा बीमारी का इलाज है। तो क्या जो बंदे मुंतखब हो जाते हैं और फिर वो तहरीक अगर चलाते हैं तो हुकूमत कहती है हमने इनसे बात नहीं करनी, ये कहते हैं हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, तो मैंडेट ये अवाम इनको देती है जब हम हमसे वोट ले लें तो फिर आप अपनी जाती लड़ाइयों में, अपनी जाती करप्शन में या जाती अनाओं में ऐसा आगे चले जाए कि मुल्क नीचे चला जाए। जैसे इसमें अगर हम इसको दो पहलुओं से देख लें, एक तो ये कि महल में जो एक अच्छी और खुशाइन बात है वो ये है कि जैसी भी टूटी फूटी या बहरहाल हमारी जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन तो कर रही है, और शायद अभी उसका जो अभी इसको फलने फूलने में शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। और हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहे, रुके नहीं, और ये आज अगर बात नहीं कर रहे तो कल इंशाल्लाह बात भी करेंगे। मगर जो ओवरऑल अगर हम पॉलिटिकल एलीट की बात करें, सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलीट की बात करें, तो मेरे साथ में दोनों साइड्स ने, गवर्नमेंट ने भी और ऑपोजिशन ने भी कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखाई है। इस वक्त पाकिस्तान एक इमरजेंसी की किसी सिचुएशन है, ये कोरोना वायरस की वजह से, और लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से भी दो एलिमेंट हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के मतलब एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं और इंटरनल थ्रेट्स भी हैं। और इसमें आप ये देखें गिलगित बल्तिस्तान में जो भी वो कैंपेन चली हैं सबने जलसे किए हैं, उसके बाद बाकी पूरे पाकिस्तान में जो जलसे हुए हैं, इन लोगों ने बिल्कुल ये ख्याल नहीं किया है कि जो ये जलसे कर रहे हैं अपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो उसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या वो कर रहे हैं, उनको कितना वो एक्सपोज कर रहे हैं। अब अगर हजारों के और लाखों के तो खैर कहीं नहीं हुए, हजारों के अगर ये मजमे जमा होंगे और वहां पे अगर ये कोरोना वायरस फैलेगा, तो इस वक्त जो सेकंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की, मेरे ख्याल में उसको ये अबतर से अबतर करते जिसको आप जमहूरियत कहते हैं वो बात दुरुस्त है, चलती रहनी चाहिए, लेकिन वजह ये है आपने रूरल सेटअप या कल्चर देखा है कि जब ये जलसों के लिए मुतलका MNA अपने निचले अपने वर्कर जो इलाकाई छोटे छोटे होते हैं, उनके सदर वगैरह होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो कहते हैं ये इतनी हमें वैगनें चाहिए, और गरीब आदमी की हिम्मत भी नहीं है। मेरी पोस्टिंग रही है कई इलाकों में कि वो बेचारा ना जाए, कोरोना से मर जाए तो मर जाए, बेशक उसे आना ही पड़ता है, वरना वापस जाएगा जूते खाएगा वो। तो इसके बावजूद ये हालात हैं, तो अगर अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, नुमाइंदगी से मुराद है कि उनके लिए तो लड़ाई कोई नहीं। मलक हमारे साथ बैठे हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, इन्होंने कहा था कि मुझे बताइए अगर कोई इंडस्ट्री चल निकली है, वहाँ रोजगार मिल रहा है, तो क्या दोबारा बंद करने के लिए मजदूर आगे आए? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखे ना ये जो दोनों साइड जो हैं, खासतौर पर जैसे अगर हम खाली पॉलिटिकल पार्टीज की और उनके लीडर्स की बात करें, तो ये खाली अपने पर्सनल या पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रही बात कि ये जो है हमारे जो देहात में जो लोग रहते हैं, जो वो लोग जो है जो कि इतनी कुव्वत नहीं रखते कि इन सियासी तौर पर मजबूत लोगों का मुकाबला कर सकें, तो यही प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी का ये चलता रहे। एक इलेक्शन और हो, दो इलेक्शन और हो, कुछ हमारा मीडिया जो है वो इनकी आगाही में और इजाफा करे, कुछ हमारी पब्लिक जो है वो ज्यादा तालीम याफ्ता हो जाए, तो इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये एक अननेचुरल सिस्टम है। ये जो हमारे वडेरे जो है, इमरान साहब आपको आपकी ख्वाहिशें अल्लाह करे पूरी करे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब ये जमहूरियत आई थी, यानी छोटी लूली लंगड़ी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने के बाद, फिर जुनेजो साहब के आगे चलता रहा, फिर और मियां नवाज शरीफ साहब कई साल रहे, फिर फलाना रहा, आहिस्ता आहिस्ता कार्टल में तो इजाफा हो गया। आम आदमी जब इलेक्शन में जीत जाता था, फैसलाबाद का फलां आदमी तो गुजर, लाहौर का इफ्तिखार तारी, तो अब वो तो नहीं, लोग ऐसा था तो उनसे निकल ही गई है। अब नुमाइंदगी तो बड़े लोग ही करते हैं।
वो बात तो आपकी सही है, और ये भी सारा सिस्टम जो है मेरे ख्याल में इसको तब्दील होने में तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। और उसमें मैं जो समझता हूँ कि दो बहुत बड़े फैक्टर्स होंगे। एक तो हमारे अवाम की एजुकेशन, उसका लेवल बेहतर होना चाहिए, उनकी समझ बूझ बेहतर होनी चाहिए, वो अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकें। अभी आप ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मुस्लिम लीग नून की अगर मैं आज बात करूँ, इन्होंने अब जो भी अपना नैरेटिव लिया है या बयानिया बनाया है, अब वो लोग मनोमन उसको एकदम वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक फर्क अच्छा, आप क्या प्रोडिक्ट करते हैं कि इस जलसे के बाद जितना भी जलसा इन्हें अपोजिशन कहा, लेकिन बहुत बड़ा जलसा चलो मान लेते हैं, तो ये इतनी जान इतनी है कि लॉन्ग मार्च करें और हुकूमत को गिरा सकें या कोई? मेरे ख्याल में तो पीडीएम जो है वो उन्होंने जो जिसको क्या कहते हैं कि जिस शाख में वो बैठे थे उसी को उन्होंने आड़ी से काट दी है और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। और अब मेरे ख्याल में वो उसमें इतना दम नहीं रहा है, उतना वो कोई इम्प्रेस नहीं कर सके लाहौर को या पंजाब को कि वो इस सिलसिले को आगे लेकर जाएं। देखिए, इन्होंने जितने भी जलसे किए हैं वो इतने गैस के साथ किए हैं कि इनका कोई मोमेंटम ही नहीं बना इनकी प्रोटेस्ट का। और अब भी ये लॉन्ग मार्च करने की सोच रहे हैं फरवरी में। अब ये 1.5 महीना बीच में जो आ गया है उसके अंदर क्या मोमेंटम मेंटेन करेंगे? क्या दोबारा से ये फिर अपनी रैलियां शुरू करेंगे, फिर दोबारा मोमेंटम बनाएंगे? मेरे ख्याल में ये जंग हार चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। एक बात सब एक बड़ी बड़ी मैं कहता था वो जरा बात कंप्लीट कर लें। उन्होंने मोमेंटम की जो बात की है आपके सामने है, इसके बारे में आप तजिया करेंगे। ज़ाहिर मैं तो सिर्फ आपके से सवाल ही कर सकता हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा मैंने इनसे बात करनी नहीं, ये भी कहते नहीं करनी। तो मेरा जब जो थोड़ा सा जो मेरी समझ में लगा वो सेंसिटिव क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया था कि क्या अवामी नुमाइंदगी का मतलब ईगोज़ है? क्या इनको किस आदमी ने मैंडेट दिया कि आप रियासत को अगर ख़तरात हों, अवाम के मसाइल जूँ के तू हों, और ये है कि आप दोनों फरीकान आपस में बात न करें? तो नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसी मौजू को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे के बयानात सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और हमारा आज का मौजू ये था कि पीडीएम की तहरीक लॉन्ग मार्च। आज पीडीएम के सरबराह इजलास में ये फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत 31 तारीख तक इमरान खान मुस्तफ़ी हो जाए, असम्बलियों को तहलील करें, और फिर यह है कि उसके बाद हम बात करेंगे। और पता नहीं बात कितने फिर करेंगे, वरना हम 1 फरवरी को जो इजलास होगा वो हम लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे किस दिन करना है। वजह यह है कि दोनों तरफ अनाए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने इनसे बात नहीं करनी, ना नारो देना है। लेकिन शेख रशीद साहब ने आज एक बात की, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं मैं उनसे बात नहीं करनी, किन से बात करनी? जिनसे बात करनी हम उनसे बात करवा देते हैं। लेकिन यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहते हैं हमने बात अभी नहीं करनी। और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बिल्कुल कहा कि हम अब बातचीत का दौर गुजर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी तौर पर मुंतखब होने वाले लोगों की जानों को इस तरह मुसीबत में डाल के उनका रोज़गार, उनकी भूख, उनकी नंग, उनका सहारा, बेरोज़गारी ये होती रहे, और ये लोगों के पास जितने वसाइल हैं ये अपने अनाओं के तौर पर हुकूमतों को बदलते रहें और आराम से देखती रहे? ये हमारा सवाल है। तो ब्रिगेड साहब ज़रा आगाज़ कीजिए। सरदार साहब लाइन पर, सरदार साहब लाइन पर आ गए हैं आप? जी मैं हूँ जी। सरदार साहब, ये मैंने जो सवाल किया आपसे आगाज़ करते हैं कि मुझे बताइए कि अभी बात हो रही थी कि 200 साल पहले तो पूरी दुनिया में जमहूरियत थी नहीं, चलो मिल गई जमहूरियत, आ गई, वो दिन लोगों ने मुंतखब कर लिया अपने नुमाइंदे। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ये है कि जब छोटी छोटी जंगलों में बेरबत इंसान रहता था, फिर छोटे गांव बने, फिर कस्बे बने, फिर टाउन बने, फिर शहर बने, फिर मुल्क बने, उनमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिविल लोगों ने अपनों में से एक बड़ा आदमी अपना बना लिया कि ये अच्छा आदमी है,
फिर कंपटीशन हुआ, फिर उन्होंने अच्छे से अच्छा मुंतखब कर लिया, फिर सिक्योरिटी के तौर पर वो यानी ऐसे फंड मुहैया किए कि मतलब एक बाकायदा लंबा प्रोसेस है। क्या इस वक्त जो अनाओं की जंग है ये बड़े बड़े लोगों की, अवाम तो इसमें है ही नहीं, तो सहमे बैठे हैं, तो ये बताइए कि ये कब बेल सिरे चढ़ेगी, क्या होगा? देखिए इकबाल शाहिद साहब, दुनिया जब से बनी, इंसान 1 से 2, 2 से 4, 4 से बढ़ता गया, कम्युनिटीज बनती गई, सोसाइटीज बनती गई, तो आप वाली बात है बिल्कुल। एक आदमी उन्होंने चुनाव अपने लिए जो कि थोड़ा सा लीड कर सकता था, ताकतवर था, वो क्या कहते उसमें इंसाइट होगी, कुछ होगा इस तरह से भाई हमारा लीडर है, हमारा बड़ा है। उस जमाने में तो जमहूरियत तो नहीं थी, बहरहाल जो जोरावर वो था और वो तकरीबन ताकतवर भी होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ते गए तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक ताकतवर क्या कहते हैं जत्था भी होना चाहिए जो वो कर ले, जो कि आजकल के दौर में फौजें कहलाती हैं। उससे पहले जब हुकूमतें बादशाहतें होती थी तो बादशाह जो होता था वो खुद एक जनरल होता था, वो अपने कौम को लेके आगे जाके हमला करके कहीं न कहीं कब्जा करके फिर साबित करता था अपने आप को। अब जमहूरियत में न जंगे हैं, न फौजें हैं, न कुछ है जी, पर्ची की जंग है जी। पर्ची की जंग में जो नहीं सारा गम निकल आया है। तो अब पर्ची की जंग ये है कि एक तो ये कि आप जमहूरियत में आ गए, आवाम के लिए पहले हटा कटा ताकतवर बंदा आपका फौजी होता था, अब आपके लिए जो है ना जिसको स्टेशन पे भी ले जाते हैं वो भी आपका सिपाही है, जो कि जाके वोट अपना डालता है जी। वोट की ताकत है, वोट की ताकत से पावरफुल होके लोग आते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। ये पता नहीं किस किस्म की साइंस हो गई है इकबाल शाहिद साहब की, उसमें लोगों ने हुकूमत में आके हाकिम बन के। अच्छा, महमूद अचकज़ई जो है ये बलूचिस्तान में किस हद तक मौसर है कि ये आके इसको साथ लिए फिरते हैं? यानी ये एक तो वहाँ MP है गालबन आपके पास बलूचिस्तान में, जहाँ जाता है पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, यानी ये है कि यहाँ भी आके उसने खासतौर लाहौर वालों को भी समझे दूसरे लोगों से गद्दार ही कह दिया कि आप भी मिलकर हम पर हमला करते थे। ये तो भूल गया कि सारे हमले उधर ही से होते थे, यानी जो भी अहमद शाह अब्दाली है या तैमूर है या जो मर्जी है उधर से आए। ये बात ताने देने वाली बात है कि इसको खड़ा कर लेते हैं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये फिर सियासत की हमारी खराबी है जिसकी वजह से ऐसी बातें निकल के आ गई हैं जी। अब क्योंकि हम जब महमूद खान जगदीश साहब आए हुकूमत में, उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी हुक्मरान थे, उनके साथ इनकी पार्लेंस थी, तो इन्होंने थोड़ी सी लिबर्टी शायद ले ली, वरना अगर हम तारीख में जाते हैं तो तारीख तो बहुत जालिम है जी, उसमें बहुत सारे जुल्म हुए हैं। उसके ऊपर जाने की बजाय अब हम जमहूरियत का जुल्म देखते हैं। ठीक है जी, वो जो हमलावर थे हमारे अजदाद भी थे जी, हम अपने अजदाद को बुरा नहीं कह सकते कि उन्होंने ज्यादती की, कुछ किया, लेकिन बहरहाल इस तरह से इन्होंने जब बीबी मरियम भी गई वहां पे, उससे पहले नवाज शरीफ जब गए तो महमूद खान ने उनकी दोस्ती में उन पठानों को बेगैरत कहा जो कि नवाज शरीफ को नहीं मानते या जमहूरियत को नहीं मानते। देखिए ये बहुत बड़ा गम था। बहुत से लोग हैं जो खान महमूद खान को नहीं मानते, उनकी सियासत से मुख्तलिफ है, उनकी सियासत से बिल्कुल ही और तरीके। अच्छा, आपने सारे जमाने बदलते देखे हैं, अलायंस भी बनते देखे हैं, ये मोमेंटम जो बनाना था इन्होंने लाहौर जलसे में लास्ट एंड, और अब ये खल्के खुदा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपोजिशन तो कहती है कि ये इस तरह ज़िंदगी में हमने इतना बड़ा जलसा नहीं देखा, हुकूमत कहती है कि इस तरह से बुरा हमने नक्श कभी नहीं देखा। तो ये क्या इस हुकूमत को गिरा पाएगा? नहीं जी, मैं आपको बात करूं इकबाल शाहिद साहब, मैंने कुछ इससे पहले भी कहा था कि जलसा आजकल करना बड़ा कोई मुश्किल नहीं होता, जलसा बहुत आसान है करना। हुकूमत भी गलत कह रही है और ये भी बहुत गलत कह रहे हैं जी। बस जलसा था, जलसा नजर आता था, फिर अंधेरे में और बड़ा नजर आता है। आपको पता है इंग्लिश फिल्मों के अमूमन शूटिंग अंधेरे में करते हैं ताकि उसमें कमजोरियां नजर न आए। जलसा था जी, लोग थे, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था जितना ये कहते हैं, इतना कम भी नहीं था जितना बाकी लोग कहते हैं ये। लेकिन ये है कि सबसे बड़ा गम ये है कि सब पार्टियां अपोजिशन में हैं, एक साथ हैं जी। उनको चाहिए कि सियासी हवाले की तरफ जाएं। अब पहले तो एक जमाने में ये वो था कि भाई अब के मार के देख, अब के मार के देख, अब ये लोग वो करके अब के मारूंगा, अब के मारूंगा, अब के मारूंगा। अच्छा, आज के जलसे हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब आपके, इन्होंने बलूचिस्तान में सर्व किया हुआ, आप इनको जानते होंगे, इनसे बात करते हैं। आप सदासा की बात सुन रहे थे क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो जलसा प्रो टाइम हुआ था तो इन्होंने ये कहा था कि वहाँ फॉलोइंग जो है मौलाना फजल रहमान की बहुत ज्यादा है, जलसा हो जाएगा, जलसा हो भी जाता है। पहले मेरा तो खैर और इसमें स्टॉप पॉइंट है वो एज ए एंकर मैं तो नहीं बात करता क्योंकि लोगों को पता एंटरटेनमेंट ही कोई नहीं है।
तो फिरते रहते हैं, जाए कहाँ, ना तो बेले रहे ना ठेले रहे। ये बताइए अब यही जो सरदार साहब बात कर रहे हैं उसको आगे बात बढ़ाएं जरा। देखिए सरदार साहब जो हैं वो अपने लोगों के बारे में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वहाँ के लोग इस्लाम से सख्त मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा, और इसी तरह पाकिस्तान से भी सख्त मोहब्बत करते हैं। ये तो लीडरों से हमें ये उम्मीद होती है कि वो लोगों की इस जो मुस्बत उनके रुझानात हैं उनको कौम के मुफाद के लिए उनको और इनकरेज करें और उसको आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ ये जो अचकज़ई साहब ने लाहौर में बात की, उन पे तो वो मौलाना रूमी का शेर बड़ा फिट आता है कि तू बराए वसल कर दे नाम दी, न बराए फसल कर दे नाम दी। तुम तो जोड़ने के लिए आए थे, हमें ये उम्मीद थी कि तुम लोगों को जोड़ोगे आपस में, तुमने काट दिया रिश्ते, आपने आग लगा दी बातें करके। वो तारीख को अगर देखा जाए, फिर हमने आईना दिखाया तो बुरा मान जाएंगे। तारीख में तो बहुत कुछ हुआ है, तो ये कहना कि एक पूरा गिरोह एक जनरलाइज्ड बात कर देना वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमने पाकिस्तान को एक दूसरे से सूबों की वहदत को मजबूत करना है। ये बताइए शेख रशीद जो वजीर दाखिला बना है, जी हाँ, ये इसके दोस्ती फजल रहमान से भी काफ़ी है। जी हाँ है। आप इसको कोई तब्दील शुदा सूरत देख सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की वो कल की उनके चेहरे की सुर्खी भी बता रही है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गए हैं, और कहीं ये तो नहीं है कि इसको दरमियान से निकाला जाए तो बाकी क्या रह जाएगा? फिर तो वो बिखरना शुरू हो जाएगी अपोजिशन। जो उनकी पीडीएम है, पीडीएम को आपस में जोड़ना चाहिए लोगों को। इनकी अगर ये देखें कोई तहरीक चलाना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो वहदत की मजबूती से वो कामयाब होंगे। ये नहीं कि आप बलोच और पठान और पंजाबी और सिंधी आपस में लड़ पड़े, तुमने ये किया और तुम्हारे आबा व अजदाद ने ये किया। कुछ पॉजिटिव भी तो किया इन सारी कौमों ने, इन सारी कौमों ने कोई मुस्बत हरकत भी तो की है, बहुत मुस्बत हरकत की है। बलूचिस्तान के लोग गरीब हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब्दुल्ला साहब, पीपल पार्टी के मतलब हैं, वो जाहिर है कि जो उन्होंने आर पार करना था 7 तारीख को, 8 को भी नहीं फैसला हो सका, और ये दुरुस्त था कि एक्सपेक्टेड था। फिर ये जो लास्ट में नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर फिर हर सोशल मीडिया के तौर पर मीनार पाकिस्तान में दिखाई भी गई, उस वक्त लोग तकरीबन कहते जा चुके थे। अब पीपल पार्टी कौन सा, यानी मियां शहबाज शरीफ से जो कल मिल रही है, जो बिलावल मिल रहा है, ये मरियम के स्टांस से बरक्स मिल रहा है, जरदारी साहब को और एजेंडा है, ये इसको जरा बताइए कि क्या? देखिए, पीपल पार्टी नून लीग सिंध में उस वक्त खत्म हो गई थी और पीपल पार्टी पंजाब में उस वक्त खत्म हो गई थी जब 2008 के इलेक्शन हुए थे, और 2013 तक जनाब जरदारी साहब ने कहा था कि पंजाब में आपकी हुकूमत हम मुदाखलत नहीं करेंगे, और ऐसी नवाज शरीफ ने कहा था कि सिंध में हम हमारे बंदे आपको तंग नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि सिंध में जो नून लीग के स्टार वर्ल्ड थे, गौस अली शाह साहब और बहुत सारे लोग थे, और एक एमएनए भी थे, वो छोड़ गए थे बकायदा तौर पीपल पार्टी में, फिर वो इलेक्ट भी हो गए थे। इसके सिचुएशन में इकबाल शाह साहब, मैं तो समझता हूँ कि पंजाब में पीपल पार्टी का इतना कोई ख़ास असर सूख नहीं रहा। जैसे कि आपने कल देखा भी होगा कि जलसे में कोई मतवाले या जाले हमें इस कदर नज़र नहीं आए, और मुझे मेरा जो वजन कह रहा है कि जरदारी साहब बड़े चले भी गए थे, फजल की तकरीर छोड़ के चले गए, वो बिलावल के तकरीर बाद चले गए थे, और मेरा ये वजन कह रहा है कि जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, वो सिंध कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और सिंधी जो हैं वो पंजाबियों पर इतना एतमाद नहीं करते लीडरशिप पर। और जिस किस्म की फिर मुजाहरा किया था नवाज शरीफ साहब ने जाकर, उन्होंने पीपल पार्टी के दौर में आपको याद होगा कि पेश हो गए थे वो मेमो गेट स्कैंडल में जाके कोट पहनकर। एतजाज हसन बार-बार कह रहे हैं ना। और दूसरी बात भी आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब ने कहा था कि हमने तो हमेशा रहना है और हम ईद से ईद बजा देंगे, तो फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी जो मुलाकात थी मनसूख हो गई थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार साहब सही कह रहे थे कि मैटर ये नहीं करता कि कितने लोग थे, कितने बंदे थे, मैटर ये करता कि बंदे मांग क्या रहेंगे। बंदे मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को जिन चैलेंज का सामना है वो कौन हल करेगा, पाकिस्तान के जो मजलूम अवाम है उनके इंसाफ कौन दिलाएगा, रोटी कौन देगा, रोजगार कौन देगा, महंगाई का कौन खात्मा करेगा, पाकिस्तान में कब खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में कब अफरात ज़र में इजाफा नहीं होगा, पाकिस्तान में कब बरामदात बढ़ेंगी और दरामदात कम हो जाएंगी। तो ये वो मसाइल हैं जो हमारी कौम को दरपेश हैं। लोग सलूशन चाहते हैं, लोगों को ये मालूम कि ये सलूशन पार्लियामान से आएगा या कहीं और से आएगा,
इस वक्त रोटी और रोजगार का मसला है। और हमने ये जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि एक जो वालिद है 5-5 बच्चों को नहर में फेंक आता है। ये एक सवाली निशान है जो हमारी इस पोजीशन को और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। जो सारी मोटिवेशन है वो क्या, पंजाबी का एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि 5 रुकन इस्लाम देते 6वां रुकन टुक बाकी जांदे मुक। सरदार साहब आप सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, बल्कि देखें ना एज ए बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन, और मैं बार बार क्या तारीफ करूँ कि 2 दफा वज़ीर आला रहे, वालिद साहब वज़ीर आला रहे, तो आपने सोशल मीडिया पर जो मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी वो लड़ते लड़ते हो गए गुम, लेकिन आपने लिखा था सबकी चोंच और सबकी दुम। ये सबकी चोंच और सबकी दुम क्या रहेगा, आपने इस मैसेज भेजा? मैंने ये इसलिए कहा कि सब के सब खामखा लड़ रहे हैं, सही है जी। तो सियासत कहीं गुम न कर दे ये लोग, ठीक है ना जनाब। हमने अवाम की खिदमत करनी है, अवाम से वोट लेके, इस तरफ के या उस तरफ के। इस तरफ 11 पार्टियां मिल गई है, इस तरह भी कुछ पार्टियां मिली हुई है इमरान खान साहब के पास भी। देखिए इनको भी समझ में नहीं आ रही कि अवाम का क्या वो है मसला है। उस अवाम को थोड़ा सा सुकून तो ये भी दे ना जी। लड़ाई के लिए 2 बंदे चाहिए होते, यहाँ सबके सब लड़ाई कर रहे हैं जी। इट टेक्स 2 क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे बहुत 2 क्वार्टर, लेकिन यहाँ नहीं। आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन अगर पीछे स्टांस नहीं हटती, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी अहम मिसाल जिसका हवाला दिया जाता है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ PTN की तकरीबन तक नेगोशिएशन कामयाब हो गई थी। एक आदमी की जिद की वजह से फिर सबकी चोंच और सबकी दुम हो गई। मसला तो ये है कि सब आपने जो अभी बात की है वो अपने सोशल मीडिया पर, वो क्या समझ रहे हैं कि ये कोई हादसा भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि छोटी सी बात, अगर थोड़ा सा टाइम दे मुझे आप, कि 77 के जो मुज़ाकरात थे PNA और पीपल्स पार्टी में मेरे वालिद ने शुरू करवाए थे। आपका मौलाना फजलुर रहमान जिंदा है, इनसे पूछ ले, इनके वालिद के साथ ये नासिर कबीले से ताल्लुक रखते हैं और मेरे वालिद के बहुत ही ताबेदार किस्म के थे, जिनके बेटे बाद में DC और फिर बाद में हमारे वो बने चीफ सेक्रेटरी बने। मेरे वालिद ने भुट्टो से कह के और इनसे मुलाकात करवा के ये मुज़ाकरात शुरू करवा दिए। और उस मामला में मैं लंबा नहीं चाहूंगा, टाइम हो कभी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये कि वो मुज़ाकरात शुरू हुए, उसके बाद जो बातें थी मुफ्ती महमूद की और भुट्टो साहब की और मेरे वालिद की मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मेरे वालिद ने भुट्टो को कहा था कि इनको लाशें नहीं मिलनी चाहिए, लाश मिल गई तो मसला हो जाएगा। अब ये भी कहीं खुदा ना खास्ता जो है जंग में, इस झगड़े में खामख के लिए कोई मासूम मरवा के फिर उसके खून के ऊपर जो है एक रोड शुरू कर दे, तहरीक ना शुरू कर दे। खौफ सिर्फ इसी बात का है, फिर सबकी चोट और सबकी दुम से मतलब मेरा यही है जो 77 में हुआ। अभी भी अगर ऐसा होता है तो फिर खाना जंगी उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ हमारे बाहर के दुश्मन थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी चढ़ाना था, वो साजिश थी। अब तो सारे पाकिस्तान के खिलाफ चारों तरफ से साजिशें हैं जी। इस वजह से खौफ होता है कि खुदा न खास्ता हम अनारकी में तो फंसे हुए हैं, खुदा न खास्ता हम जो है ना खाना जंगी की तरफ ना आए। हर कोई फूके दे रहा है जनाब, हर कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई डीजल डाल रहा है, कोई ऑक्टेन डाल रहा है, लेकिन ये कि अच्छी बात कोई भी नहीं करता कि आके बैठे। इंतखाबात के अगर करवाने हैं तो इंतखाबात के सिस्टम को ठीक करें, वो मशीनरी खराब है। आप इलेक्शन के लिए कब वो करें, क्या कहते हैं, अपने इस्लाहात करें, उसके बाद फिर अगले इलेक्शन करें। यहाँ का मतलब है लास्ट के भी 4 साल अगर अच्छा हो जाए, 4 साल का पीरियड हो जाए तो दोनों फरीक हैं अगर इस पर मुत्तफिक हो जाएं, एक अच्छी सुजेशन है। इलेक्शन देखे ना, इलेक्शन रिफॉर्म जिस किस्म क्यों 5 साल भी ठीक है, वरना हम बहुत ही छोटे दिल के लोग हैं। पहले साल भी हम बिलक जाने के थे, यार दादी है, ये है, वो फलाना है। हमने उंगलियां उठानी है हर सिलसिले में। हमारी प्रोसेस इंतखाबात की थोड़ी सी मर्जी है, इसको ठीक करना है। नवाब साहब 1 मिनट जरा प्लीज। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट्स? हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुल्क पे बहुत सारे ख़तरात मंडला रहे हैं और बाहर से भी हैं, और भी जो भारत का यूरोपियन यूनियन में जो उनका किरदार रहा है और कैसे वो अक़वाम मुत्तहिदा तक को, यूरोपियन यूनियन को और दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं एक मीडिया वॉर के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस तरह बहुत सारी और क़ुव्वतें हैं जो आपकी सलामती के दरपे हैं। एक हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर और कौन सी जनरेशन वॉर आप उसका नाम रखते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि आपके दुश्मन ताक में है कि कब आपको नुकसान पहुंचाए। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपस की लड़ाई में हम कोई हादसा ना करवा बैठे, और इससे पहले हमें तजुर्बा है इसका। सरदार साहब की इस सोच को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आगे बढ़ाना चाहूँगा कि वो वक्त कब आएगा
जब लोगों को सुनने को मिलेगा हमारी लीडरशिप से, आओ सुलह करें, मुल्क के कौमी मफाद के लिए मुल्क काम की सलामती में, लोगों को रोजगार दिलाने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की मईशत की तरक्की में, मुल्क को गामजान करने में, मुल्क में अमन लाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आओ सुलह करें। हम तो ये सुनना। बहुत शुक्रिया, तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ईस्ट पाकिस्तान से अलहदगी और बांग्लादेश का बनना भी आलमी साजिशों का हिस्सा था। उसके बाद जो धांधली के ऊपर एक तहरीक चली और उसका नाम बाद में निज़ाम मुस्तफ़ा रख दिया गया, वो उसकी साजिश भी आज तक आप देख रहे हैं कि उस साजिश में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को यानी फांसी पर चढ़ाया गया, जिसको जुडिशल मर्डर कहते हैं और दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो तो एक आदमी के साथ जो अनबन थी, जो उनको हटाना ज़रूरी था, वो तहरीक का हिस्सा है, क्योंकि समट कॉन्फ्रेंस और मुसलमान मुत्तहिद हो रहे थे, शाह फैसल मौजूद थे, कर्नल कज़ाफ़ी मौजूद थे, बहुत बड़े लोग मौजूद थे। अब ये मसला नहीं है, अब भी एक जुल्फ़िकार भुट्टो की बात नहीं है। अब जो अपोजिशन जमातें हैं या हुकूमत है, अगर अनाओं के तौर पर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, एक दूसरे को गिराते रहे और गिराने की कोशिश करते रहे, तो गैर मुल्की ताकतों की पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी नज़र है और हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान इस मौके से फ़ायदा किसी वक्त भी उठा सकता है। इन अपने दुश्मनों को पहचानिए और अपने अपने हल्के में लीडरों को भी समझाइए कि अगर ये पाकिस्तान है, मजबूत है, तो हम सब यहाँ महफूज हैं। अपना राह खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।